विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा रहा कि कुछ वर्षों पहले ये तय किया गया कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाएंगे। कम से कम इस बहाने अपने तमाम विषयों को छोड़कर या उनसे थोड़ा सा समय निकालकर, समय बचाकर मानव समाज पर्यावरण के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, या कम से कम कुछ लोग अलग अलग जगह कुछ न कुछ पर्यावरण को संबंधित विषय पे मंथन करते हैं और कुछ कार्य भी करते हैं। आज इस वीडियो को मनाने का मकसद दो था। पहला ये कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और एक बहुत संजीदा मसले पर, क्लाइमेट चेंज एंड टिपिंग पॉइंट्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना था। दूसरा कि कोर्ट्स बंद हैं, तमाम अदालतें बंद हैं, और अगर कुछ जो चल रही हैं वहाँ पे नो एडवर्स का सिचुएशन है, यानी कि अगर दोनों पार्टीज नहीं होंगी तो कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा। ऐसे में अधिवक्ताओं के पास मौका है कि अपने केसेस की जो दौड़भाग साल भर रहती है उससे हटकर कुछ अलग पढ़ें, और अलग पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण है अस्तित्व संबंधित पर्यावरण के विषय में पढ़ना। तो उसके विषय में अधिवक्ताओं के पास मौका इन छुट्टियों में अध्ययन करने का, कुछ स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने का और कुछ कार्य शुरू करने का। दूसरा यह भी कि स्कूल और कॉलेजेस भी अभी बंद हैं, यानी कि वो युवा और वो बच्चे वो अभी स्कूल्स और कॉलेजेस से हट कर छुट्टी पे हैं। कुछ जगह एक्स्ट्रा क्लासेस ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन उनके पास मौका है पर्यावरण के विषय में अध्ययन करने का, खास करके टिपिंग पॉइंट्स, बाकी मसलों के अलावा। टिपिंग पॉइंट्स वो है कि मतलब कहने को तो ऐसा है कि यूं तो बहुत सारे पहलू हैं पर्यावरण के विध्वंस के इंसान के द्वारा जिन पे हर एक पे काम करना है। पहला, इनऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएशन, रोज़ जो हम इनऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएट करते हैं। उसके अलावा पानी की गिरती हुई किल्लत। अभी कुछ समय पहले आया कि अफ्रीका के केप टाउन को शायद पानी के मामले में पूरी तरह मतलब सरकार ने एडमिट किया कि पानी उनके पास पूरी तरह समाप्त हो गया। कई शहर, कई जगह पानी की लेवल गिरते जा रहा है। तीसरे, नदियों की खस्ता हालत, गंदी काली पड़ती नदियाँ जो रोज़ और पॉल्यूट और जहरीली बनती जा रही हैं। मधुमक्खियों का विलुप्त होता जनसंख्या। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, लेकिन इनमें जिस विषय पे तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत देर हो चुकी वो है क्लाइमेट चेंज इन टिपिंग पॉइंट्स। आवश्यक ये था वीडियो का बनाने का कि क्लाइमेट चेंज के बारे में तो कई युवाओं से पूछा तो वो जानते हैं कि क्या होता है और विषय में अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन टिपिंग पॉइंट्स इन क्लाइमेट चेंज के विषय में मेरे को पिछले 7-8 महीने में एक भी युवा शायद नहीं मिला जिसने कहा कि हाँ सर ये होता है क्लाइमेट चेंज इन टिपिंग पॉइंट्स। तो इसलिए आप लोग इन छुट्टियों का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज इन टिपिंग पॉइंट्स पढ़ने के विषय में करिए, समय निकाल के अध्ययन करिए और इस विषय में अपना योगदान दीजिए कि कैसे उस स्थिति को रोका जाए। ब्रीफली, क्लाइमेट चेंज इन टिपिंग पॉइंट्स वह स्थिति है जो 6.5 साल बाद पहुंचने के क्या अंदेशा है विशेषज्ञों के हिसाब से। यानी अगर पृथ्वी का तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो मात्र 6.5 साल बाद, यानी 2030 के बाद, क्लाइमेट चेंज के जो दुष्परिणाम हैं उनके में सिर्फ गिरावट ही दर्ज होगी। क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम कई हैं जो आप जानते ही हैं। पहला है कि ग्लेशियर्स का पिघलना, और उन पिघलते ग्लेशियर्स के कारण उन पे फीड करती हुई, उन पे रिलाय करते हुए उनके भरोसे ज़िंदा रहने वाली उन नदियों की मौत, सूख जाना, उन नदियों का समाप्त हो जाना, और फिर उन नदियों का समाप्त हो जाना यानी वहाँ तमाम जो फसल पलती थी वो समाप्त हो जाना, लोगों को जो पानी का स्रोत मिलता था वो ख़त्म हो जाना। दूसरा विषय है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, अकाल, बाढ़, सुनामी, चक्रवात का बढ़ना। दूसरा चेंज है क्लाइमेट चेंज का दूसरा दुष्परिणाम। तीसरा है समुद्र से जीवन का समाप्त होना, यानी एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस। इन टॉपिक्स को आप ज़रूर नोट डाउन करें और पढ़ें इन छुट्टियों में। समुद्र का एसिडिक होना, जिसके कारण उसके अंदर पलने वाले तमाम जीवों को अपना जो शेल्स बनाते हैं उनको शेल्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा एक्सटिंक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, कोरल रीफ्स,
कोरल रीफ्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स का ख़त्म होना है, जिसके कारण ऑक्सीजन जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा रादर, और उसमें कोरल रीफ्स के कारण जीव वहाँ से निर्जीव होने लगेगा समुद्र। इनके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का असर यह भी है कि जो तमाम स्पीसीज़ जो अभी आज पाई जाती हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त कमी आएगी, मिट्टी की उर्वरकता में कमी आएगी, नतीजतन फूड क्राइसिस। ग्लोबल वार्मिंग का एक और इफ़ेक्ट है कि बहुत सारे शहर जो समुद्र के किनारे बसे हैं वो डूबनेंगे। उनके डूबने से मास मिग्रेशन के अलावा आपको फसल उगाने के जो ज़मीन है वो ख़त्म हो जाएगी। और यह रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ 6.5 साल है, यानी 6.5 साल हैं क्या, बल्कि 6.5 साल के बाद ये गिरावट दर बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगेगी और वह स्थिति पहुंच चुकी होगी टिपिंग पॉइंट्स के हिसाब से जहां पे इसको रोक पाना या पलट पाना असंभव हो चुका होगा। तो इसलिए इन छुट्टियों में क्लाइमेट चेंज इन टिपिंग पॉइंट्स का अध्ययन करें, औरों को भी बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पे लोग अध्ययन करें, चिंतन करें और सोचें कि वो क्या कर सकते हैं। कुछ मेजर्स, वैसे तो आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे, लेकिन कुछ मेजर्स जो मेरे संज्ञान में है वो है, पहला है कि बिजली की बर्बादी, बिजली का अननेसेसरी यूसेज ना हो। अननेसेसरी मतलब एसी के घंटों में कमी लाएं, एसी तभी इस्तेमाल करें जब अत्यंत आवश्यक हो, गाड़ी में बैठते ही एसी ना ऑन कर दें, अननेसेसरीली एसी ना चले। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल भी कम से कम हो। उसके अलावे हम बिजली को वेस्ट ना होने दें, कहीं भी बिजली फालतू जले उसकी बर्बादी रोकें। आवश्यक इसलिए है ये सब क्योंकि बिजली के प्रोडक्शन में मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैसेस का जनरेशन होता है और ग्रीन हाउस गैसेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए। दूसरा कार्य, कम दूरी पे हम चार्टर्ड बसेस से जाएं, चार्टर्ड बसेस या और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, यानी कि एक मार्केट में जाने वाले लोग, एक दफ्तर में जाने वाले लोग, लगभग एक समय पर लौटने वाले लोग, लगभग एक समय पर जाने वाले लोग अपने इंडिविजुअल गाड़ियों की जगह चार्टर्ड बसेस से आने जाने के विषय में मंथन करें, सोचें। यह ध्यान में अवश्य रखते हुए कि यह करने के लिए उनको थोड़ा सा देर से घर से पहुंचना होगा, थोड़ा पैदल चलना होगा, थोड़ा जल्दी घर से जाना पड़ेगा, लेकिन अपने मित्र, अपने सहयोगी से चार्टर्ड बस के इस्तेमाल के पक्ष में समझाने के समय आप अवश्य बोलें कि माना कि ये 3 चीज़ें रहेंगी, जल्दी जाना, देर से पहुंचना, थोड़ा सा पैदल चलना, थोड़ा इंतज़ार करना, थोड़ा फिजिकल हार्डशिप, थोड़ा समय की बर्बादी तथा कथित, लेकिन यह कीमत बहुत कम रहेगी अगर आप उस टिपिंग पॉइंट्स पर पहुंचने से अपना व्यक्तिगत योगदान देते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत योगदान आपके बच्चे को स्वस्थ पर्यावरण देने इंश्योर करेगा। तीसरे, वृक्षारोपण किया जाए, मैक्सिमम पेड़ लगाए जाएं, खास करके देसी नस्ल के जैसे नीम, पाकड़, जामुन, पीपल, बरगद, इसी तरह के पेड़। चौथा, अननेसेसरी वाइडनिंग ऑफ रोड्स के लिए पेड़ ना काटे जाएं। रोड्स कहीं कहीं अगर 2 लेन है तो 2 लेन ही रहे, 6 लेन बनाने की आवश्यकता है या नहीं, इस पर विचार करें, क्योंकि ये माना कि रफ्तार के कारण हम लोग की टाइम ट्रैवल आधा हो जाता है, यह माना कि हम जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या ये कीमत ज़्यादा नहीं कि उस रोड के दोनों तरफ के पेड़ हमेशा के लिए काट दिए गए? यमुना एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, और तमाम जो रास्ते, जो रोड्स बनाए जाते हैं उनके लिए तमाम पेड़ काट दिए जाते हैं। पेड़ के कटने का मतलब बादलों को बुलाने वाले एक स्रोत का अंत। पेड़ के कटने का मतलब उस ज़मीन पे रोड बन जाने का मतलब उसके नीचे तमाम जो जीव जंतु, जो तमाम कीड़े मकोड़े, जो दिखाई देने वाले कीड़े मकोड़े और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस मिट्टी में पलते, उसका अंत, उस टॉप सॉइल का अंत, जो टॉप सॉइल कई सदियों के बाद बनती है और जो बहुत उपजाऊ होती है। उसके अलावा पेड़ों के कटने का मतलब उन चिड़ियों का आशियाना का अंत, उन चिड़ियों को जो भोजन मिलता था उसका अंत। पेड़ों को कटने का मतलब बारिश
के पानी को नीचे ज़मीन के नीचे पहुंचाते हैं ये पेड़, अगर मदद करते हैं पेड़ पहुंचने में, उसका अंत। पेड़ों को कटने का मतलब उस पेड़ वहाँ से गुजरने वाले इंसान और जानवरों को जो छाया मिलता था वो अंत। तो यह कीमत बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती अगर हमें रोड चौड़ी करके रफ्तार आधा करना हो उसके कंपैरिजन में। तो इन छुट्टियों में मंथन करें कहीं पर तथाकथित डेवलपमेंट और पर्यावरण के बीच बैलेंस स्टैब्लिश करने का, क्योंकि हमें कतई हक नहीं कि अपनी चमक दमक, अपनी ज़रूरत, अपनी रफ्तार, अपने सुविधाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए जिनके माँ बाप भी अपनी माँ के पेट में नहीं आए, उनके इस हक को छीन लेना सिर्फ अपनी रफ्तार के लिए, सिर्फ जल्दी पहुँचने के लिए। तो इन विषयों पे मंथन करने का मौका भी इन्हीं छुट्टियों में है, और ऐसी तमाम हर छुट्टी में, जैसे वीकेंड की छुट्टी में। तो जून की छुट्टियों को ज़ाया ना होने दें, इन विषयों पे अध्ययन अवश्य करें। किसी ने पूछा कि सर कैसे होगा, कैसे मुमकिन है? तो मुमकिन ऐसे है कि जब आप मेट्रो या बस में या कहीं भी जाते हो तो आप देखते हैं कि मोबाइल खुला हुआ और हर मोबाइल पे या तो गाना चल रहा है, या म्यूज़िक चल रही है, या म्यूज़िक गाना चल रहा है, या सिनेमा चल रहा है, या गेम्स चल रहा है। उसके जगह हर वो दिन लाएं कि हर मोबाइल पे पर्यावरण चले, हर मोबाइल पे टिपिंग पॉइंट्स इन ऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएशन की समस्या, पानी की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मिट्टी की घटती उर्वरकता के विषय में वीडियोस चले। जब इतनी ज़्यादा हर जगह हलचल होगी, इतनी ज़्यादा चर्चाएं होंगी, तो समाज इन विषयों पे सोचेगा। जब समाज सोचेगा तो उन राजनीतिक दलों को भी तो वोट चाहिए, वो भी इन विषयों को अपने राजनीतिक एजेंडा में लाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखा संसद में इन जोशीमठ, बक्सवाहा के जंगल, सोनम वांगचुक जिन ग्लेशियर्स को सूखने से रोकना चाह रहे थे उनका, या नदियों के मौत पे बहुत ज़्यादा चर्चा होते हमने देखा नहीं कभी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी लगभग खामोश ही है। हाँ, ये माना कि सरकार कोशिश कर रही है ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को डेवलप करने के लिए। प्रधानमंत्री जी खुद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहते हैं और उस पर जोर दे रहे हैं। सुना यह भी जाता है कि एनटीपीसी ग्रीन गैस कार्बन एमिशंस को कम करने का प्रयास कर रही है। ये तमाम कोशिशें, लेकिन जब तक आम आदमी अपने दिनचर्या को, अपने सोचने के तरीके को, अपनी ज़रूरतों को सीमित नहीं करेगा, तब तक सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। इसलिए आम आदमी को सोचना होगा। आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि हमारे तमाम धर्म गुरु खामोश हैं लगभग इन विषय पे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो इन विषयों पे सोचें, मंथन करें। टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कुछ टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो लिख लें। टिपिंग पॉइंट्स इन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स, एक्सटिंक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड कोरल रीफ्स, acidification of oceans, problem of inorganic waste, water pollution, air pollution, loss of fertility in soil due to man। कम से कम इतने विषयों की स्टडी करें, आवश्यक पड़े तो नोट्स भी बनाएं। और आजकल तो बहुत सरल हो गया है, आप YouTube पे जाएं और उसको बोलें कि भाई हमें टिपिंग पॉइंट्स पे चाहिए कुछ वीडियो, या फिर आप बोलें कि भाई हमें एक्सटिंक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, इन विषयों पे जाना है, तो वो तमाम वीडियोस एक साथ दिखा देगा। ज़रूरत इस बात की भी है कि उन वीडियोस को देखें, अपने नोट्स भी बनाएं, क्योंकि आवश्यक यह है कि इन विषयों पे हम जानकारी हासिल करें। और दूसरा स्टेज है कि समाज को इस विषय में जानकारी दें, समाज को सेंसिटाइज करें। वह दिन लाएं कि वॉलंटरली आदमी अपने लाइफस्टाइल्स को कर्टेल करे। छोटे छोटे मेजर्स में एक यह भी है कि हम अपने इनऑर्गेनिक वेस्ट जो हम क्रिएट करते हैं उसमें कमी लाएं। कैंटीन में संभव हो तो ग्लासेस लेके जाएं। मोबाइल या लैपटॉप या रेफ्रिजरेटर, टीवी को जल्द न बदलें। रिपेयर, रीयूज़, रिसाइकिल, उसको हो सके तो उसको दोबारा ठीक करके दोबारा इस्तेमाल करें। अपने सुबह उठते ही जो हम वॉशरूम की लाइट ऑन करते हैं वो ना करें। मुंह धोते समय नीचे मग रखें कि पानी उसमें कलेक्ट किया जाए और वो फिर उसके बाद मिट्टी में डाला जाए। किचन में एक बड़ा सा भगोना रखें जिसमें अनाज, सब्ज़ी, फल धोने के बाद पानी से अक्युमुलेट हो, उसके बाद हम मिट्टी में डालें। गाड़ियों को और बरामदों को पानी से न धोएं।
झाड़ू का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा गंदा है तो गंदा रहने दें, क्योंकि एक एक बूंद पानी जो हम बर्बाद कर रहे हैं वो अपने बच्चों के पीने के पानी का हिस्सा है। वॉशरूम्स में हम लोग इस विषय पे मंथन करें कि क्यों ना रिसाइकिल्ड वाटर प्रोवाइड किया जाए हर घर में, जिसकी अलग टंकी हो, जिसका हम इस्तेमाल वो फ्लश करने में करें, गाड़ियों को धोने का इस्तेमाल हो, गार्डनिंग का इस्तेमाल हो। तो ये कुछ नए तरीके, कुछ नए रास्ते हमें इख्तियार करने होंगे। हमें अपना जीवन स्टाइल को जो एंटी नेचर उसको मिनिमाइज़ करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर पर्यावरण में जिएं। क्योंकि याद रहे कि इस धरती पे तमाम जनरेशन्स आए, लेकिन हमारे जनरेशन का दायित्व यूनिक है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने लिए जीते रहे तो आज से 3 जनरेशन बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको बहुत मुश्किल हो चुकी होगी। हाँ, वो मुश्किल तो हमारे बच्चे को भी होगी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो हमारे जनरेशन का दायित्व बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे इंसानी जनरेशन्स के लिए और ईश्वर के वो तमाम बनाए जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधे, मछलियों, तितलियों, पक्षियों के लिए, जो अनायास ही बगैर अपनी गलती के मारे जाएंगे अगर हमने अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं किया। तो इन विषयों पे चर्चा करें। हमारे ईमेल आईडी है savemother@gmail.com, SAVEMOTHER association@gmail.com। अगर युवा जाग गए और अधिवक्ताओं ने इसमें अगर लीड ले लिया, और वो जहाँ भी हैं, तहसील, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जहाँ भी हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन शैली में बदलाव कर अगल बगल के समाज को वो परसुएट कर सकते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो यकीनन 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 हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं और एक ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट डेवलप करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि इस मिट्टी से ही आवाज़ उठी थी और इस मिट्टी 196 देशों के मुल्क में, दुनिया में ये राष्ट्र ही है जो कहता है कि प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल त्यागपूर्वक करिए, यानी कि उतना ही लीजिए प्रकृति से जितना आवश्यक हो, अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और इस श्लोक में ताकत है पर्यावरण की तमाम समस्याओं को समाप्त करने का। तो आइए हम सब मिलकर इन छुट्टियों का सही इस्तेमाल करें, पर्यावरण के विषय विध्वंस के बारे में जानकारी बढ़ाएं, और जो टॉपिक्स मैंने बताया उनके बारे में अध्ययन करें, और उससे अधिक मिले तो उस पर भी अधिक करें। अपने विचार, अपने आइडियाज़ हमें भेजें, और जब हम ईश्वर की बनाई इस धरती को बचाने का प्रयास करेंगे तो यकीनन वो ईश्वर भी, जिसे आप किसी भी नाम से पूछते हो, किसी भी अन्य पद्धति से पूछते हो, वो अवश्य मदद करेगा। क्योंकि याद रहे कि हबल टेलीस्कोप के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में कम से कम 10⁻24 प्लैनेट्स हैं। तो एक धरती पे अगर जीवन पल रहा है तो हमारा फ़र्ज़ है उसको बचाने का। और दूसरा, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, किसी को खबर नहीं, उसके बावजूद हम इस धरती को मार रहे हैं। तो इस बेवकूफ़ी को, इस पागलपन को रोकना ज़रूरी। तो आइए हम सब मिलकर ये निश्चय करें कि हम अपना अपना व्यक्तिगत योगदान देंगे उस दिशा में कि इस धरती पर जीवन की अविरल धारा हमेशा हमेशा के लिए चलती रहे। कठिन बहुत है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो आइए हम सब प्रयास करें। धन्यवाद।